MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। स्वागत है राष्ट्र सर्वोपरि में। आज राष्ट्र सर्वोपरि में होगी बात उस नेपाल की जिसके लोकतंत्र को भीड़ तंत्र ने निगल लिया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद भारत के सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल में भीड़ तंत्र के आक्रोश ने तख्ता पलट कर दिया है। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है और इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह पैटर्न पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला है। आज राष्ट्र सर्वोपरि में इस पैटर्न को समझेंगे। साथ ही होगी बात फ्रांस की, जहां हालात नेपाल से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। फ्रांस में हजारों लोग सड़कों पर हैं। वहां के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं। और इसके अलावा होगी बात भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान प्रतिमा पर पत्थरबाजी और हिंदुओं के शक्ति प्रदर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। अनिश्चितता किसे कहते हैं, पूछिए नेपाल के लोगों से, जहां सियासतदानों ने आम लोगों की भावनाओं का मजाक बनाया, तो क्रांति के नाम पर अराजकता फैलाने वालों ने जनता के भविष्य को अधर में डुबो दिया। क्रांति के नाम पर खुलेआम लूटपाट की गई, ठीक उसी तरह जिस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था। तो सवाल ये कि ये पैटर्न एक जैसा है। क्या नेपाल में आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने के पीछे भी टूल किट गैंग का हाथ? नेपाल में लोकतंत्र को भीड़ तंत्र ने निगल लिया है। जी हां, वो नेपाल जो कभी शांतिपूर्ण बुद्ध का देश था, वो नेपाल जो हिमालय की गोद में बसा है, आज लूट, आगजनी और बर्बादी की मिसाल बन चुका है। संसद जली, सुप्रीम कोर्ट राख हुआ, प्रधानमंत्री के घर पर हमला हुआ और केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए। ये कोई साउथ की फिल्म की तस्वीरें नहीं, ये नेपाल का रियलिटी शो है। नेपाल आज अपने सबसे काले दौर से गुजर रहा है। ये देखिए, संसद भवन, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, अब धुएं के गुबार में तब्दील हो चुका है और राख के ढेर पर खड़ा है। आगजनी की ये तस्वीरें किसी देश के खत्म होने की आखिरी निशानी। ये तस्वीरें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की है। वही सुप्रीम कोर्ट जहां लोगों को न्याय की आखिरी उम्मीद रहती है। वही दहलीज जहां सत्ता के निचले पायदान से लेकर सत्ता के शीर्ष तक के पायदान पर बैठे भ्रष्टाचारी को भी आना पड़ता है। अंदर हजारों फाइलें राख हो गई, कानून खत्म हो गया, न्याय की दहलीज खुद हिंसा की भेंट चढ़ गई और न्याय की आस लगाए करोड़ों लोगों की उम्मीदें राख हो गई। अंदर धीरे धीरे आग सुलग रही थी और बाहर प्रदर्शनकारी तालियां बजा रहे थे। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला और न ही कोई बचाने वाला। ये नेपाल के लोगों का अपने ही देश को आग में झोंकने वाला न्याय। ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। यहाँ पे चोरी ये सब छीन छान सब लोग किए और लेके चले गए हैं यहाँ से लोग। ये नेपाल का 5 स्टार होटल हिल्टन है, जो अब राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। कई मंजिला इमारत स्वाहा हो गई। इन प्रदर्शनकारियों ने केवल देश को ही नहीं बर्बाद किया, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा भीड़ तंत्र कब खुद लूट तंत्र में बदल गया, किसी को पता नहीं चला। सब कुछ तबाह हो गया। ये तस्वीरें नेपाल के एक सबसे बड़े उद्योगपति की है। नेपाल के अडानी कहे जाने वाले उद्योगपति उपेंद्र महतो का घर है।
लोगों ने लूट कर तोड़ डाला। आलीशान महल में पहले तोड़फोड़ की और फिर लूटपाट की। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर नेपाल के मॉल की है और मॉल में लूटपाट मची, जिसको जो मिल रहा है लेकर भाग रहा है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, फैन, यहाँ तक कि लोग बिस्किट और चिप्स के पैकेट तक गले में भरकर भाग रहे हैं और इनमें कई महिलाएं तक शामिल। ये तस्वीरें सुनसरी के दुबाबी में भागवती चौधरी के सुपरमार्केट की, जहां लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं और अपनी पसंद की चीजें मुफ्त में ले जा रहे हैं। खुलेआम लूटपाट हो रही है। ये वीडियो एक पुराने पुलिस स्टेशन का है। कुछ लोग एक जले हुए पुलिस स्टेशन से राइफल और बंदूक जैसे असलहा लेकर भागते दिख रहे हैं। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया और वहां रखे हथियार तक लूट लिया। अब जनता जागेपछि नेपालको युवा नेपालको जिसे जो हाथ लग रहा है वही लेकर चलता बन रहा है। कोई कपड़ा, कोई शराब लेकर भाग रहा है। इस वीडियो को देखिए। लोग शराब की बोतल लूटकर भागते नजर आ रहे हैं। पहले दो शख्स बाइक पर एक बड़ा सा कांसे का कलश लेकर जाते दिख रहे हैं, तो पीछे कुछ लोग हाथ में शराब की बोतल लेकर भागते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कि पूरा बैंक ही लूट लिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल की इस लूटपाट में सिर्फ छात्र ही शामिल नहीं है, इनमें कोई ना कोई विदेशी साजिश भी हो सकती है। नेपाल जल रहा है, लोकतंत्र की राख उड़ रही है। जो कभी शांतिपूर्ण बौद्ध भूमि था, वो आज लूट और आग का मैदान बन चुका है। और सवाल ये कि क्या यही है नेपाल का 21वीं सदी का नया लोकतंत्र? क्या भीड़तंत्र ही अब न्याय दिलाएगा? क्योंकि जब संसद जलती है तो लोकतंत्र जलता है, और जब लोकतंत्र जलता है तब देश सिर्फ नाम का देश रह जाता है, बाकी बचती है तो सिर्फ राख ही राख। और इस बीच एक अहम खबर नेपाल से, जहां हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हिंसा में अब तक 30 की मौत हुई है, 1000 घायल हैं। नेपाल के 28 अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कुछ तस्वीरें नेपाल के हालात कैसे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है, 1000 से अधिक लोग घायल हैं। नेपाल के 28 अस्पतालों में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़े मामूली आंकड़े नहीं है। नेपाल में स्थिति अब भी बेहतर नहीं है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आप देखें तस्वीर, सेना के मोर्चा संभालने के बाद भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सड़कों पर नजर आ रही। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां नेपाल के हालात को लेकर भारत में अलर्ट जारी किए गए हैं। सीमा पर चौकस हैं सुरक्षा बलों के जवान। जी हां, सीमा पर अलर्ट और सीमा पर हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए आप, एक तरफ नेपाल में हिंसा और लगातार मुश्किल की तस्वीर सामने आ रही है, तो पड़ोसी देश हमारे नेपाल के हालात को लेकर भारत भी अलर्ट है। और यहाँ सीमा पर सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट मोड पर है। चौकसी बढ़ा दी गई है, सावधान रहने की अपील की जा रही है। और इसके साथ देखिए आप, बॉर्डर इलाके जो हैं नेपाल से सटे हुए, वहां पर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सीएए, एनआरसी और किसान आंदोलन के बहाने भारत में जिस टूल किट गैंग ने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, वो टूल किट गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये टूल किट गैंग एक बार फिर से मोदी सरकार को स्थिर करने के सपने देख रहा है। बरसों से जनता के नकारे जाने की वजह से इस गैंग की उम्मीदें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल हिंसा की आग में चल रहा है। देखिए इस टूल किट गैंग पर हमारी खास रिपोर्ट।
किसी देश में लोकतंत्रों का भविष्य सड़कों पर अराजकता से तय हो। यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद भारत के सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल में युवाओं के आक्रोश ने तख्ता पलट कर दिया, पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया। और इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यह पैटर्न पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला है और विपक्ष इसकी साजिश अभी से रचने लगा है। देश में त्योहार पर तनाव, मंदिर मस्जिद को लेकर तनाव, सीएए, एनआरसी पर तनाव और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर तनाव, और अब पड़ोसी देश नेपाल में हो रही हिंसा पर भी विपक्ष की तनाव फैलाने की साजिश। तो सवाल ये कि क्या विपक्ष भारत को नेपाल बनाना चाहता है? आखिर हर मुद्दे पर देश को सांप्रदायिकता की बीमारी में धकेलने की साजिश क्यों? मतलब विरोध प्रतिरोध तो ठीक है, लेकिन इतनी नफरत क्यों, इतना क्रोध क्यों? और यह सवाल इसलिए क्योंकि देश में सांप्रदायिक दंगों को तेजी के साथ हवा दी जा रही है। सपा नेता आईपी सिंह नेपाल के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि दूध होकर जलती नेपाली संसद, 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, 75 वर्ष बूढ़े मोदी को हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने नेपाल हिंसा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो ट्वीट कर लिखा कि कल से नेपाल में भी नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। नेपाल हिंसा पर इंडी गठबंधन के भड़काऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर कमान संभाली हुई है, तो कुछ नेता देश को हिंसा की आग में झोंकने जैसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब चीज इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। दुनिया को चेतना चाहिए, नेपाल से सबक लेना चाहिए, बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए और श्रीलंका से भी सबक लेना चाहिए कि महंगाई और बेरोजगारी इस समय दुनिया का बड़ा विषय है। रोजगार विहीन विकास दुनिया की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि रोजगार विहीन विकास स्वयं एक समस्या है। नेपाल में शांति कब लौटेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन भारत के सियासी गलियारों में बैठे नेता नेपाल में उठी आग की लपटों को भारत की तरफ हवा दे रहे हैं। लगातार होती हार की बौखलाहट और सालों से सत्ता से दूरी ने विपक्ष के दिमाग को शैतान बना दिया है और वो भारत को शैतान बनाना चाहते हैं और इनका हौसला बढ़ाते हैं इनके ही लीडर जो सालों से ऐसे बयान देते आ रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है, इसीलिए एक चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। जब नेता ऐसे होंगे तो कार्यकर्ता तो गाली देंगे ही। और अब आप सोचिए कि अगर देश में मोदी न होते तो क्या होता? भारत की कमान अगर मोदी के हाथ में न होती तो क्या होता? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी कई बार कोशिशें की गई। सीएए के खिलाफ देश भर के कई शहरों में सड़कों को लंबे समय तक रोका गया। किसान आंदोलन की आग में दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। संजय राउत और देश के कई विपक्ष के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का सक्षम नेतृत्व इनको खटकता है और देश विरोधी नेताओं को देश की जनता ही इनको जवाब देगी। संजय राउत क्या बयान दे रहे हैं कि नेपाल में जिस प्रकार की हिंसा हुई वो भारत में भी हो सकती है। इस प्रकार के बयानबाजी के पीछे आपकी क्या मानसिकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या आप ये शांति नहीं चाहते? बार बार हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो, अन्य देश हो, वहां बैठे हुए आतंकवादी आपकी इस बयानबाजी से खुश होते हैं। लेकिन भारत में तख्ता पलट का सपना और साजिश देखने वालों को पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह देश सुरक्षित हाथों में है।
और इस देश में ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ ऐसी ताकतें, ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश सुरक्षित हाथों में तो है ही, और देश की जनता भी जानती है कि देश को हिंसा की आग में झोंकना कितना सही है। लेकिन कुछ लोग सत्ता के लालच में, गद्दी के मोह में देश को नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं। तो सवाल ये कि क्यों? क्या विपक्ष भारत में बड़े दंगे की साजिश चाहता है? सत्ता की कुर्सी के लिए भारत को नेपाल बना देंगे, तख्ता पलट की चाहत में देश को आग लगा देंगे, मोदी विरोध में देश की बर्बादी भी स्वीकार करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह कि नेपाल की हिंसा में कुछ लोगों को भारत का आने वाला कल क्यों दिख रहा है? भारत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सरकार की ऐसी तत्वों पर कड़ी नजर है जो सड़कों पर उतरकर सरकारी तंत्र को पंगु बनाने की मंशा रखते हैं। अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि देश का नेतृत्व कुशल और मजबूत हाथों में है। लेकिन ऐसे कई टूलकिट गैंग हैं जो दुनिया भर के उन देशों में अशांति फैलाने के काम में लगे हैं जो तरक्की की सड़क पर फर्राटे भरना चाहते हैं। दरअसल नेपाल की तरह फ्रांस में भी भीड़तंत्र ने कानून अपने हाथों में ले लिया है। वहां भी हंगामा बरपा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़तंत्र को इमैनुअल मैक्रों की वो पेश की गई बजट पसंद है। फ्रांस में चक्का जाम, सड़क पर घमासान, आग के हवाले शहर, पब्लिक का कहर। फ्रांस की ये तस्वीरें नेपाल से कुछ ही जुदा है, लेकिन नेपाल से अलग नहीं। फ्रांस में हजारों लोग जब सड़कों पर उतरे तो ये कोई आम नाराजगी नहीं थी, बल्कि ये सत्ता विरोधी लहर थी। जहां बार बार पीएम बदलने से नाराजगी है, जहां मैक्रो की नीतियों का विरोध है, जहां विरोध की भड़की आग है जो शायद चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहती। प्रदर्शन के चिंगारी ने पेरिस के साथ साथ कई शहरों में हिंसा भड़का दी। कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़, कहीं पुलिस से झड़प, तो कहीं लाठीचार्ज की तस्वीरें आईं। तो दुनिया का रुख नेपाल से हटकर फ्रांस की तरफ मुड़ गया। फ्रांस की सड़कों पर मचा ये बवाल अराजकता के आतंक को बयां कर रहा है। मानो सालों से खामोश सवालों को हजारों लोगों की जुबान मिल गई। नेपाल में 2 दिन के अंदर जनता ने सत्ता को उखाड़ फेंका है, तो फ्रांस में भी आम जनता सड़कों पर है। मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग के हवाले कर दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर हिंसा कर रहे हैं और एक नारा बुलंद है, ब्लॉक एवरीथिंग। फ्रांस में प्रदर्शन के 4 बड़े कारण। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रो की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती है। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में सेबेस्टियन लोकोर्नी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है ताकि देश में सब कुछ ठप करके सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत कमजोर। अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार झूठ बोलती है, बहुत सी सरकारें झूठ बोलती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट मैम 50% है, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट कम्युनिटी जो मुस्लिम लोग आए हैं नॉर्थ अफ्रीका से और वेस्ट अफ्रीका से। पहले तो आपने उनको ला लिबर्टी, लीगैलिटी, फ्रेटर्निटी बड़े बड़े उनको नारे दिए, उनको गले लगाया, और अब वही लोग कह रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, नौकरियां हमें चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अब बात कर रहे हैं वी मस्ट रिक्लेम फ्रांस, इट्स टू लेट।
ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो ने अपना कार्यभार संभाला है। एक दिन पहले फ्रांसवा बायरू ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर है, जो बता रहा है कि फ्रांस में नेपाल पार्ट 2 लॉन्च किया गया है और इन सब के बीच अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। फ्रांस फसाद की जद में है। फ्रांस में सत्ता के खिलाफ सड़कों पर आवाम है। जनता सड़कों पर उतरकर हिंसा को हथियार बनाकर सत्ता को जमींदोज करने पर आमादा है। ऐसे में सवाल तो यही है कि अगर जनता हिंसा के सहारे सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयोग करने लगेगी तो लोकतंत्र सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन होकर रह जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े टीलों से लोकतंत्र का झंडा डगमगाएगा तो वही अराजकता की चिंगारी ज्वाला बनकर पूरे देश को जला देगी। और सवाल ये भी कि क्या चुनाव से दूर अब सड़क पर हिंसा के बारूद से सत्ता का रास्ता बनाया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। और इस बीच एक अहम खबर, फ्रांस में विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पेरिस और आसपास के इलाकों से ज्यादातर गिरफ्तारियां हुई हैं। राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में यहां प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। देखिए आप, ये तस्वीर फ्रांस की है जहां पर राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में प्रदर्शन की तस्वीर नजर है और उसके बाद अब लगातार यहां पर एक्शन की तस्वीर भी नजर आ रही है। करीब 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 200 गिरफ्तारियां हुई हैं वो पेरिस और आसपास के इलाकों से इसमें ज्यादातर गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति मैक्रो के विरोध में लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सांप्रदायिकता का चोला पहनकर कुछ लोग एक समाज की खामोशी का कत्ल कर रहे हैं। शायद नहीं जानते कि खामोशी जहां खत्म होती है वहीं से प्रतिरोध शुरू होता है। कर्नाटक के मांड्या में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी का विरोध शुरू हो गया है। हिंदुओं ने भी हुंकार भर दी। मांड्या के मद्दर कस्बे में भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान गणेश की प्रतिमा पर पत्थरबाजी की गई, झड़प हुई और फिर तनाव फैल गया। मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं पर पहले पथराव किया और शोभा यात्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कर्नाटक के मांड्या में जो कुछ हुआ उसने देश की संस्कृति, विरासत और धार्मिक भावनाओं को सबसे ज्यादा आहत किया। उसके बाद मांड्या की सड़कों पर हिंदुओं का सैलाब आ गया। ये शक्ति प्रदर्शन हिंदुओं का है, यह आक्रोश हिंदुओं का है। सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के लिए है। हाथ में भगवा झंडा और गले में भगवा गमछा बता रहा है कि आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाए। मुसलमान लोगों वो भगवान को पत्थर मार दिया। वो पत्थर मारने के बाद ये चालू हुआ। कांग्रेस का पॉलिटिकल फील्ड में ये सभी चल रहा है। ये कांग्रेस, एक बात बोलता हूँ मैं, ये हिंदुओं का भरोसा नहीं करता। ये भी ऐसा चीफ मिनिस्टर। यह हुंकार है उन जिहादियों के खिलाफ, उन आतंकी सोच के खिलाफ जो मदरसे के अंदर से गणपति बप्पा पर पत्थरबाजी करते हैं और हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि सामने से आकर झड़प भी करते हैं। लेकिन कर्नाटक की सरकार को भगवा झंडे से प्यार नहीं, कर्नाटक की सरकार को हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को सनातन से नफरत है, नफरत। और इसलिए सड़क पर उतरे हिंदू समाज के लोगों पर लाठियां बरसाई गई, लाठियां चटकाई गई, लाठियों की बरसात की गई। इस देश में 1947 में जो गांधी ने, नेहरू ने राजनीति खेली और जबरदस्ती देश को विभाजन करने के बाद भी उन लोगों को जबरदस्ती इस देश में रख लिया गया, उसी का परिणाम है कि आज हिंदू जी नहीं पा रहा है। हिंदू के साथ
जो लगातार सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार हमारे देश में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए किया जा रहा है, उसका आवाज नहीं निकाल पाते थे। आज भी जन आक्रोश उसी का परिणाम। लेकिन सवाल ये कि हिंदुओं के त्योहार में पथराव की कौन है पत्थरबाजी का साजिश करता? हिंसक झड़प के पीछे किस पार्टी का हाथ? किसकी शह पर चल रहे हैं उपद्रवी? कर्नाटक सरकार के एक्शन पर नजर। ये कोई पहली बार नहीं है। ये झड़पें पिछले साल हुई घटनाओं की याद दिलाती हैं, जब गणेश विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़क गई थी। भीड़ ने कई दुकानों में आग लगा दी थी और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। मांड्या अब कर्नाटक के सांप्रदायिक हॉटस्पॉट में गिना जाने लगा है और इसके जिम्मेदार है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री। उनको भगवा पसंद नहीं। अगर उन्हें भगवा पगड़ी दी जाए तो फेंक देंगे, लेकिन ईद मिलाद के दिन खुशी खुशी टोपी पहनकर पूरा दिन बिताते हैं। तो सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे कि आखिर क्यों? और इसी के साथ राष्ट्र सर्वोपरि में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH